15 साल से नीचे और 50 साल से ऊपर जो लोग हैं वो काम थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन ये वो ग्रुप है कि जिसको करना ही करना है काम। पूरी दुनिया में जो है वो 275 मिलियन लोग जो है वो ड्रग्स लेते हैं। वैसे तो कुछ तादाद 15 साल से नीचे बच्चों की भी है। तो मेरे अब्बा मुझे हमेशा 2-3 बातें कहते थे, मुझे याद है आज भी, और उनकी मेहरबानी है कि मुझे उससे मोटिवेशन मिली कि नहीं तुम पढ़ते नहीं हो तो ठेला लगाओगे तुम। एक बंदे को एक सिगरेट की ज़रूरत है, बस 1 घंटे 8 घंटे उसने एंजॉय किया, वो दूसरी सिगरेट क्यों पीता है? तो डायबिटीज़ जो है ना और ड्रग एडिक्शन दोनों बहनें हैं, रहने वाली बीमारी है। आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल है। और जो लोग नेचुरली आप वो लोग हैं कि जिन्होंने कल इंशाल्लाह इस मुल्क को, अपने घर को, अपने इंस्टीट्यूट को चलाना है, तो आप वो लोग हैं कि जिनसे लोग मशवरा लेते हैं, आप वो लोग हैं कि जिनसे लोग सीखते हैं। तो नेचुरली आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं। जो बात भी हम टीवी पे सुन रहे हैं या जो हमारी नॉलेज है, उसमें एक बहुत बड़ा खला है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 30 साल से ही एक ऐसी बीमारी के इलाज करने वाली टीम में शामिल हूँ कि जो मेरे हिसाब से और मेरी समझ के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, पाकिस्तान के इन हालात में एक बड़ी वजह है। और वो आप लोगों से रिलेटेड इसलिए है कि ये एक ऐसी बीमारी जो इस एज ग्रुप में ज़्यादा होती है, जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं। और पाकिस्तान, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें यंग एडल्ट्स ज़्यादा मौजूद हैं। 65%। और जो यंग एडल्ट्स हैं, जैसे आपने कहा कि 65% यंग एडल्ट्स फ्रॉम 15 to 50, ये वो लोग हैं कि जो मईशत की ज़िंदगी में माशी तौर पे एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। यानी ये वो लोग हैं कि जो काम करते हैं और बाकी मुल्क चलता है इनके वजह से। नेचुरली जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें से कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे। वैसे तो बदकिस्मती से अब भी हम जो है वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनके बच्चे, पूरी फैमिलीज़ जो है वो चाइल्ड लेबर करती हैं। लेकिन 15 साल से नीचे और 50 साल से ऊपर जो लोग हैं वो काम थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन ये वो ग्रुप है कि जिसको करना ही करना है काम, और हमारी मईशत में इनकी बहुत एक इम्पोर्टेंस है। और ख़ाली हमारी मईशत में नहीं, पूरी दुनिया की मईशत में इसका बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, बदकिस्मती पाकिस्तान की ये रही कि ना तो पाकिस्तान में नशा उगता है, ना कोई पैदा करने वाली जगहें हैं यहाँ पे, ना यहाँ कोई इस तरह की फैक्ट्रीज़ हैं कि जहाँ पे उनको बनाया जाता है और बेचा जाता है। सिर्फ ट्रैफिक होता है। यहाँ से गुज़रगाह है पाकिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान में ये पैदा होता है, और अफ़गानिस्तान के पास के बॉर्डर पे पाकिस्तान के कुछ फैक्ट्रीज़ हैं या जो कुछ भी जिस तरह सिलसिले, वहाँ वो उनको उस शेप में लेके आते हैं कि वो इस्तेमाल किया जाए, और फिर ट्रैफिक होता है पाकिस्तान से। तो उस सारी सिर्फ ट्रैफिकिंग की वजह से नतीजा ये है कि 1 करोड़ के करीब, और आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे कि जो UNODC की तरफ से है कि पूरी दुनिया में जो है वो 275 मिलियन लोग जो है वो ड्रग्स लेते हैं, और इनके जो एवरेज रेंज है वो 16 से 60 साल और ज़्यादा मेल हैं। मैं पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 230 मिलियन है, यानी 23 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं, और इसमें से 1 करोड़ लोग जो हैं जो यंग एडल्ट्स हैं। वैसे तो कुछ तादाद 15 साल से नीचे बच्चों की भी है जो नशा करते हैं, और आपने ये करते हुए रोडों पे देखा होगा। मैं समझता हूँ कि हम सब को मिलके, हम सब से मुराद आप भी और हम लोग भी, हमें इस पे एक कैंपेन चलानी चाहिए, क्योंकि इसकी जो बर्बादी है वो बहुत बड़ी बर्बादी है। उसको इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं।
आप में से कितने लोग हैं कि जो बचपन में पिकनिक करने गए थे? सब गए थे? पिकनिक पे जाते हैं? रात को नींद आती थी जिस दिन सुबह पिकनिक हो? क्या होता था थोड़ा बताएं। एक्साइटमेंट होती। और होता क्या था उस दिन रात को? नींद नहीं आती थी। अच्छा, स्कूल जाने में क्या होता था? नॉर्मल अगर स्कूल हो तो क्या होता? फिर नींद ज़्यादा आती थी। और जिस दिन पिकनिक जाना होता था नींद नहीं आती। तो करते क्या थे? उससे पहले रात को क्या तैयारी करते थे? कपड़े। और क्या करते थे? जूते वूते सेट कर रहे हैं। और क्या करते थे? वो जो हाँ वो जो बैग होता था जिसमें कोई चिप्स वगैरह, पता नहीं उस ज़माने, हमारे ज़माने तो चिप्स नहीं होती थी। हमारे ज़माने में तो अम्मा जो थी ना, वो एक पराठे में कोई घी लगा के या चीनी लगा के वो रोल बना देती थी, या 2 स्लाइस लेके उसमें अंडा लगा दिया। ऐसे ही होता था ना, जिसको बन कबाब कहते थे, आजकल बर्गर कहते हैं। तो वो तैयारी हम करते हैं। क्या करते हैं उसमें? और क्या चीज़ें होती हैं? पानी की बोतल है, छोटा सा बैग है। उस बैग को क्या कहते हैं वैसे? बैग पैक करते हैं। वो बैग तैयार रखते हैं, रात को तकिए के पास रखा हुआ है, जूता रखा हुआ है कि बस जल्दी से रात सुबह उठ के देख रहे हैं। अब तो मोबाइल फ़ोन है तो उसको देख लेते हैं क्या टाइम हो रहा है। उस ज़माने में रोशनी की तरफ देखते थे। हमारे ज़माने में उस ज़माने में टाइम पीस होता था, वो छोटा जो बचता है तो उसको देखना, उसको कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग, अभी हम डिस्कस कर रहे थे जन्नत के बारे में, तो कुछ लोग जो हैं वो नमाज किस लिए पढ़ते हैं? इनकी इस बात से मुझे ख्याल आया, कुछ लोग किस लिए नमाज पढ़ते हैं? कुछ लोग जो हैं वो नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि वो जन्नत में जाएं, और कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि वो लोगों को दिखा लोगों को दिखाना भी अब मुश्किल हो गया। नहीं, फर्ज भी तो पूरा करते हैं ना कि हम पे फर्ज है। हम चलें, ये तो एक अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है। लेकिन कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अपना मकाम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। वही बात है, जन्नत में जाने वाली बात है। कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो फिर हम नमाज के थ्रू मांगते हैं, और जब मिल जाती है तो फिर अल्लाह मियाँ को भूल जाते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा पूछूंगा कि कुछ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि वो जन्नत में जाएं, और कुछ लोग भाई दोज़ख से बचने के लिए पढ़ते हैं ये बहुत कुट लगनी है। तो इसलिए दोज़ख से बचने के, इस तरह होता क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 तरीके के लोग दुनिया में होते हैं। कौन कौन से? एक, जो लोग पढ़ाई करते हैं किस लिए? पोजीशन लेने के लिए। और दूसरे क्या करते हैं? फेल होने से बचने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं कि जिन्होंने कभी यहाँ से सऊदी अरब का सफ़र किया? आपने किया है, आपने भी किया। आप ज़रा मुझे बताएं, आप लाहौर से गई थी सऊदी अरब? आप लाहौर से सऊदी अरब गई थी या सऊदी अरब से लाहौर आई थी? अच्छा, उसके बाद गई हैं दोबारा? नहीं, आप पैदा वहीं हुई और उसके बाद आ गई तो फिर कभी गई नहीं? एक ही दफ़ा आप गई हैं, आई हैं? अच्छा, आप आई गई हैं। तो जब यहाँ से लाहौर से हम जद्दा की फ़्लाइट लेते हैं तो कितना वक्त लगता है? जद्दा तो नहीं, मैं अल-कुबर से अल-दमाम एयरपोर्ट पे लैंड। चले, मैं आपको आसान से बता देता हूँ। अगर हम पाकिस्तान में लाहौर से जद्दा जाएं सऊदी अरब, तो अमूमन जाते हैं जैसे कराची से, इस्लामाबाद से उम्रा करने, हज करने, अमूमन तो लोग इसी तरह जाते हैं ना, या कुछ लोग जॉब करने जाते हैं। आपके पेरेंट्स गए होंगे जॉब के हवाले से, वाले साहब गए। जब यहाँ से जाते हैं तो 5 घंटे लगते हैं, और जब वापस आते हैं तो कितने घंटे लगते होंगे? लाहौर एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट जहाज़ गया, 5 घंटे लगे।
वापस आएंगे तो नूर भाई कितने घंटे लगेंगे? कितने लगेंगे? लगने तो 5 चाहिए, लगते नहीं है। क्योंकि वो खुशी होती है सर वापसी आने की। ओह, जहाज़ को क्या खुशी? नहीं, जो पैसेंजर अंदर बैठे जहाज़ को खुशी होती है, पैसेंजर को वो क्यों अंदर से धक्का लगा के उड़ाता है जहाज़ को ऐसे ऐसे करके सब। है क्या होता है वैसे? आपने जो ये कहा, ये कैसे कहा? कंडीशन हो सकती है, टाइम तो उतना ही लगेगा। कंडीशन हो सकती है कि आपको प्लेजर कह रहा है कि टाइम का पता नहीं। सर ये फ्लाइट अगर पीआईए की हो तो फिर तो नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत ही एक साइंटिफिक रीज़न है इसका। ज़्यादा लगता है या कम, ये तो बताओ। अभी बता रहा हूँ मैं, इसीलिए सर बताया। वापसी का टाइम तो जल्दी गुजर जाता है। हाँ, लिहाजा ज़्यादा जाते वक्त लग रहा है 5 घंटे, आते हुए लग रहा है 4.5 घंटे। ये ऐसा क्यों होता है? हैं? ये ऐसे थोड़ी है जो नूर साहब कह रहे हैं कि सब मुसाफिर अंदर बैठ के अपने धक्के लगाना लगते हैं तो तेज़ उड़ता है, वो ऐसा नहीं होता। होता यूँ है। नहीं, इसको ज़रा इसको समझिएगा आप। पायलट को भी ज्यादा नहीं बेटा, तो पायलट जहाज़ है, मशीन है ना एक, वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। पता चला पायलट को जल्दी खुशी है कि घर जाके खाना खाना है गर्म, वो ऐसा तो नहीं है। जाते हिराम बांधना और नहीं। मैं तो जहाज़ की बात कर, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, इस मुल्क के हिसाब से मिसाल दे रहा हूँ। ये किसी भी मुल्क के हवाले से बात हो सकती है। यानी कि ये हो सकता है कि हमारी फ्लाइट जो है ना, हमारी फ्लाइट को डिले ज़्यादा होती है तो अच्छा, मैं आपको उसका बहुत आसान सा हल बता देता हूँ, जिसको अच्छी तरह आप समझिए। ये आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। जब जाते हैं तो 5 घंटे लगते हैं, जब आते हैं तो 4.5 घंटे लगते हैं। ये इसलिए होता है कि एक फ्रंट विंड मिलती है वापस आते हुए, विंड मिलती है जो सामने से आपको प्रेशर देती है और जहाज़ को वो प्रेशर देती है, रोकती है। ठीक है? जाते हुए बैक विंड मिलती है आपको जो पुश करती है। तो फिर जाते हुए टाइम कम लगना चाहिए। देखिए, जाते हुए डायरेक्शंस का फर्क डायरेक्शन का फ़र्क है ना, उसको आप थोड़ा सा क्लियर कर ले। मैं भी बताऊँ उसको, ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो बैक विंड है वो आपको पुश करती है, वो जल्दी 4.5 घंटे में पहुँचाती है, और आते हुए जो फ्रिक्शन मिलता है वो 5 घंटे में वापस आने देता है। ये इसी वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ज़िंदगी के अंदर भी जो है ना, वो हमारे मोटिवेशंस इससे रिलेट करती है कि जब आपको ज़िंदगी में बैक विंड मिलती है जो आपको रात को सोने नहीं देती। देखिए ना, जो रात को आपको सोने भी नहीं देती थी, जो आपको ज़िंदगी के टारगेट्स को अचीव करने के लिए शादी ब्याह, रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ अटेंड नहीं करने देती। तो ये वो बैक विंड है। ये उन लोगों को मिलती है कि जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कोई टारगेट्स, अपने गोल्स बनाए हुए हैं। और जब फ्रंट विंड मिलती है तो आपको वहाँ पे भी मोटिवेशन है। अच्छा, ये दोनों मोटिवेशंस हैं। जब फ्रंट विंड मिलती है तो फिर आपको मसाइल, ये वो मसाइल हैं जो आपकी ज़िंदगी के होते हैं, उसमें भी जान लगती है, उसमें ज़्यादा जान लगती है। तो कहने का मेरा मकसद है कि दोनों तरफ से जो पॉजिटिव थिंकर लोग हैं उनके लिए फ़ायदा होता है, जो अपने टारगेट्स बना लेते हैं, जो अपनी लाइफ को जो है ना बेहतर गुजारना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ गोल्स बनाए हुए होते हैं। तो वो गोल्स जो हैं वो उसी वक्त पूरे होते हैं कि जब आपने अपने शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स गोल बनाए होते हैं। तो फिर वो विंड प्रेशर आपको फ़ायदा देता है, फिर आपको कुछ दोस्त मिल जाते हैं, आपको कुछ टीचर्स मिल जाते हैं, इस तरह की फाउंडेशंस मिल जाती हैं। लेकिन जो लोग सोते रहते हैं घरों में, जो ढूंढते नहीं हैं इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशंस को, तो फिर होता क्या है? तो वो पीछे रह जाते हैं। इन लोगों को क्या कहते हैं? हमने लास्ट टाइम कोई बतखों की बात की थी? हमने लास्ट टाइम कोई बतखों की बात नहीं की थी। दुनिया में मैंने एक छोटा सा टॉपिक कहीं पढ़ा था कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। 98% लोग जो हैं वो
बतखों की तरह होते हैं। और बतखें कैसी होती हैं? आपने किसी ने पाली बतखें कभी? इस हॉल में किसी ने नहीं पाली? पीछे लग जाती है। अच्छा, ये पीछे लगी हैं इसका मतलब? किसके? तुम्हारे पीछे लगी हैं? पीछे लगे हैं मेरे। वो एक आपके लगी हैं? कहाँ पे? शादरा वाले गए थे ना, तो तब पानी में मैं चल रही थी, तो मेरे पीछे बार बार जब जहाँ पर मैं जा रही थी मेरे पीछे पीछे जान तो लग रही खाने लगे थे तब भी पीछे। सिर्फ तुम्हें ही लग रही थी? हाँ, वो कह रही होंगी देखो मेरी कोई सहेली आई है। अच्छा, ये बतखें इन्होंने तो देखी हैं, इनके पीछे भी लगी हैं। आवाज़ कैसी होती है इसकी? तो सही वाली आवाज़ निकालो ना बतखें। कैसे कहते हैं? क्वैक 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 क्वैक। तो कहने का मकसद ये है कि ये बतखें ना हमारे चारों तरफ रहती हैं, और दुनिया भर में 98% जो पॉपुलेशन है वो बतखों की है। क्या कहती हैं वो? क्वैक क्वैक करती हैं। तो करती क्या है? पीछे पड़ जाती हैं। हाँ, पीछे लग जाती हैं। वो कहती हैं आज गर्मी बहुत है, आज सर्दी बहुत है, आज आराम करना है। आज आराम करना है, आज अम्मी ने खाना नहीं बनाया सही, आज जो है ना वो बहन ने जो है ना मुझे तंग किया है, आज जो है ना कल से पढ़ूंगा, ये काम मैंने जो है ना वो कल करना है, ये जो है ये जो भाई है ना ये बहुत बुरा है, ये जो मुल्क है ये बहुत बुरा है, ये शहर जो है ना बहुत बुरा है, ये खाना ठीक नहीं पका है, ये पानी गर्म है, ये पानी ठंडा है, आज बारिश है, आज सर्दी है। ऑलवेज कंप्लेनिंग एटीट्यूड। आप उनके पास जाएंगे तो आप ऐसा लगेगा कि अल्लाह ही अकबर, अभी डिफ़ॉल्ट हो गया, मुल्क ख़त्म। उनके साथ बैठेंगे बोलेंगे गए सब कुछ। आपको एकदम से ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी कि वो आप ट्रैप हो जाएंगे उनकी फीलिंग में। अच्छा, ये बतखों की बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ होती हैं। ये कभी भी कोई कोर्स आप करने लगे ना तो आप कहेंगे ना 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 ये तो हो ही नहीं सकता तुमसे, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से रह रही हूँ, तुम्हें क्या पता जितना मुझे तुम्हारे बारे में पता है। वो कहते जी मैं कर लूँगी। कहते ना ना, बात करना शुरू करेंगे और ना से शुरू करेंगे। आप उनसे पूछेंगे जनाब तुम ये काम कर लोगी? ना। अच्छा मैं ये काम कर लूँगी? बोलती बिल्कुल नहीं। आप उनके साथ बैठें तो आपको एक नेगेटिव किस्म की रेज आपके अंदर, क्योंकि आप तो उस फील्ड के लोग हैं, आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, ये बड़ी इनके अंदर और भी क्वालिटीज़ होती है। वो ये कहते भी हैं, लड़के भी आजकल बिल्कुल उससे उनसे कम कोई नहीं बतखों से, कि ये जो नंबर आए हैं ना इस लड़के के, ये सिर्फ इस वजह से आए हैं कि ये टीचर का बहुत चमचागिरी करता है, और तुम्हें तो ये पता ही नहीं इसके अब्बा रिश्वत भी लेते हैं। वो कहेंगे उसकी लड़की की तीसरी पोजीशन आ गई यूनिवर्सिटी में, वो तो बिल्कुल नज़र नहीं आती थी। वो कहते ना 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 ये तो तुम्हें पता ही नहीं है, ये इसकी 2 मंगनियाँ टूट चुकी हैं। लो जी, अब डिग्री से पोजीशन से डिग्री वो मंगनियों का क्या ताल्लुक़ है, लेकिन वही नेगेटिव फीलिंग्स उन्होंने ट्रांसफ़र करनी है। आप जब बात करेंगे वो गारंटी देंगे कि नहीं ये बस सकती ही नहीं है, तुम लिख के रख लो इसकी शादी हो गई ये बसेगी नहीं। अरे वो कहते गारंटी देती हूँ मैं। ये नेगेटिव, ये बतखें हैं जो आपके चारों तरफ हैं, लेकिन 2% लोग वो हैं जो इस हॉल में बैठे। ये कौन है? अच्छा, आपने ईगल्स को देखा है कभी? ईगल्स के बारे में पता है? ये परिंदों में जो है ना, इनकी ज़िंदगी चंद ऐसे परिंदों में है कि जो लोग लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ, इसका मतलब है तुम्हें पता है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, ये तो बात सही है। तो बिल्कुल सही जगह बैठी हो आके कि शाहीन जो है ना वो सबसे आगे होते हैं। अच्छा हाँ, बाप ने भी बड़ी उम्दा बात की। ये करते क्या है पता है आपको? शाहीन 40 साल तक एवरेज उम्र उनकी पूरी हो जाती है तो वो बूढ़े हो जाते हैं। तो फिर उनको जो आपको पता है कि ये तो हाथ से कमा के खाने वाले लोग हैं ना, हाथ से कमाते हैं हलाल, ठीक है। ये जो हाथ से कमाने वाले शाहीन होते हैं तो इनके हाथ और इनकी चोंचें वो बूढ़ी हो जाती हैं और इस काबिल नहीं रहती कि शिकार करें। तो फिर करते क्या है
कहते क्या है, जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मर जाना। तो मरते नहीं हैं ये किसी ऐसे पहाड़ पर चले जाते हैं, जो आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, कि जहाँ पे ये कुछ वक्त गुजारते हैं और फिर अपनी चोंच, पहले ये अपने पंजों के नाखूनों को तोड़ते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल काम के नहीं रहते। आप में से किसी को एक्सपीरियंस है कि नाखून, बोर तो नहीं हो रहे यार? ये जो नाखून है हमारे, जब कभी खुदा ना खास्ता को चोट लगने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से ख़राब हो जाता है तो होता क्या है, बाज़ दफ़ा निकाल देना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा ऑर्गन है हमारे जिस्म का जो दोबारा रीग्रो हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से शाहीन के नाखून भी जो है ना वो दोबारा रीग्रो होते हैं। अच्छा, अब रीग्रो होने के लिए टाइम चाहिए। एक तो वो ज़ख़म होते हैं, वो खुद तोड़ता है। ठीक है, जब वो रीग्रो ये हो जाते हैं तो वो फिर अपनी चोंच भी तोड़ देता है। आप सोचें ज़रा, वो चोंच को मार के तोड़ना कितना मुश्किल काम है। ये अपने पंजों के पहले उनको तोड़ता है और फिर ना, तो दोबारा रीग्रो हो जाते हैं, चोंच भी आ जाती है और दोबारा नाखूनों के भी निकल आते हैं। तो वो फिर अगले 40 साल के लिए दोबारा जवान हो जाता है, ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ। तो ये उसकी मोटिवेशन है ज़िंदगी गुजारने की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ना टुवर्ड्स मोटिवेशन ना अवे फ्रॉम मोटिवेशन। ये टुवर्ड्स मोटिवेशन कौन सी होती है? सक्सेस की तरफ लेके जाती है। जो जन्नत की तरफ नमाज पढ़ाती है, जो पास होने की, फर्स्ट आने के लिए मेहनत करवाती है। और टुवर्ड्स मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन किसी हाल में भी अगर आपकी ज़िंदगी में है तो वो पॉजिटिव ही है। रिज़ल्ट, उसका नतीजा ये कि पढ़ना है, मेहनत करनी है और उसका रिज़ल्ट आपको बेहतर ही मिलेगा दोनों सूरतों में। ठीक है, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन से किसी ने कहा कि बेटा, उनके दादा ने उनसे कहा कि बेटा, जो सुबह परिंदे उठते हैं ना, तो उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने को पीने को मिलती हैं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन सो रहे थे, उन्होंने लाफ ओढ़ा हुआ था, उन्होंने सर निकाला, उन्होंने मुझे क्या मिलता है दादा? मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में पढ़ा है आपने? आप वैसे इसको क्लिक कीजिएगा, उस पर आप पता चल जाए कौन थे। तो उन्होंने कहा कि दादा, कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? कहते हैं जो सुबह परिंदे उड़ते हैं तो उनको सुबह सुबह बेहतरीन नाश्ता मिलता है। वो कहते हैं जी नाश्ता क्या होता है? तो उन्होंने कहा जी नाश्ता जो है ना वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनको फ्रेश मिलते हैं, तो उनका पेट भरता है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि दादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बेचारे गलती से सुबह उठ गए, उनकी तो जान गई, तो मैं तो सो रहा हूँ, तो वो सो गए। तो ये वही लोग हैं जो 98% है, जो आपको कोई काम नहीं करने देते। लेकिन जो 2% हैं वो ईगल्स हैं। अच्छा, ईगल्स होते कौन हैं? अचानक एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा जो है उसकी पोजीशन आ जाती है, तो बाकी जो 98% होते हैं वो क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको सुनाई बात, ये जो टीचर का फेवरेट है, सिफारशी है, तुम्हें तो पता ही नहीं, पेपर मिल गया इसको। अच्छा, लेकिन जो ईगल है वो करता क्या है? वो अपना काम कर रहा होता है। क्यों? कि वो टारगेट ओरिएंटेड होता है। आप में से कितने लोग हैं जो लाहौर से, बेसिक लाहौर से बिलोंग करते हैं? सभी लोग तकरीबन हैं यहाँ बैठे हुए, और बाकी नहीं है तो वो रहते भी अब यहाँ पे मेरी तरह से। टांगे में किसने सफ़र किया? आपने किया टांगे में सफ़र? कैसा होता है बताएं, कैसा होता है टांगा? नहीं, वो तो आप उसकी मूवमेंट बता रही हैं। टांगा होता क्या है? एक घोड़ा होता है, पीछे एक काट होती है उसके, है ना, घोड़ा गाड़ी, टांगा जिसको कहते हैं। वो घोड़ा कैसा होता है? बड़ा तो होता ही है, छोटे घोड़े को कैसे लागे? कैसा होता है टांगा? घोड़ा कैसा होता है? उसमें क्या फ़र्क होता है दूसरे टांगों में और इसमें क्या फ़र्क है? उसकी आंखों के गिरना, एक यहाँ पे फ्लैपर भी लगा होता है, देखा है? ये क्यों लगा होता है? डिस्ट्रैक्ट ना हो। और नज़र कहाँ पे हो? कहाँ पे? टारगेट पे नज़र होनी चाहिए।
अच्छा, बाज़ दफ़ा जो ढीठ किस्म का घोड़ा होता है ना, तो उसका मालिक क्या करता है उसके साथ? नहीं, मारता तो खैर है ही, चाहे वो बेचारा शरीफ हो या वो मालिक का एक कैरेक्टर है मारने वाला। करता वो ये है कि एक उसके आगे एक डंडा लगा देता है और उस डंडे में ना घास लटका देता है, ठीक है, कि उसका टारगेट उसको नज़र आता रहे कि जो फ्लैपर लगाना है। सर कहते हैं स्मार्ट वर्क करवाते हैं और एक हार्ड वर्क होता है। हाँ, दोनों में फ़र्क है, स्मार्ट में और एक हार्ड वर्क में, दोनों में बहुत फ़र्क है। स्मार्ट वर्क का दौर है ना, आप भी माशाल्लाह स्मार्ट में, जब भी तो आपको ईगल्स कह रहा हूँ। तो जो ईगल्स हैं वो टांगे के घोड़े की तरह से होते हैं, जो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। और बस क्या कह रही होती हैं? तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। लेकिन वो मोटिवेशन, वो टारगेट्स, वो आपको पुश कर रहे होते हैं। वो कहते नहीं नहीं, ये तो बेचारी, इसके तो बहुत ही IQ कम है, ये कहाँ पास होगी? वो अचानक पास हो जाती और वो ऊपर यहाँ पे होती। और एक और उनकी क्वालिटी होती है ईगल्स की, एक तो वो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, वो चुपचाप आते हैं नीचे, अपना काम करते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। कोई शोर शराबा, फस क्रिएट नहीं हो रहा होता, ठीक है। फिर बतखें क्या करती हैं? लेग पुलिंग करना शुरू करती हैं। लेकिन उनको इस लेग पुलिंग से, इस धक्का देने से, नेगेटिव बातें करने से, परेशान करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले तो आप अपने लिए तालियां बजाएं सब, इंक्लूडिंग माई टीम जो यहाँ बैठी हुई है, और इंक्लूडिंग माई प्रोड्यूसर साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी एक ईगल हैं। तो सर जो साढ़े ईगल हो गए तो डक कहाँ गई? हाँ, फिर डक की वैल्यू देखो ना, डक की वैल्यू ये है कि ना उसके अंडे बिकते हैं और ना उसका कोई गोश्त खाता है। तो यही वैल्यू, और ये लोग होते हैं माशरे में। सर मेरा मुर्गिया है। नहीं आप, ओहो, आप हम आपको ईगल बना रहे हैं, आप मुर्गियाँ बन रही हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, नीचे की तरफ फिर वो 600 रुपये किलो बिकने वाले हिसाब हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं मुर्गी नहीं नहीं। अच्छा, मैंने ना एक किताब पढ़ी और उसमें अमेरिका के वालिदैन के बारे में लिखा था। अमेरिका में वालिदैन जो है ना, वो 18 साल की उम्र तक अपने बच्चों को कई हज़ार दफ़ा ये बात कहते हैं कि तुम निकम्मे हो। तो पाकिस्तानी वालिदैन के बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? वो तो फेंट है, वो तो बात पे तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे अब्बा मुझे हमेशा 2-3 बातें कहते थे, मुझे याद है आज भी, और उनकी मेहरबानी है कि मुझे उससे मोटिवेशन मिली कि नहीं तुम पढ़ते नहीं हो, तो ठेला लगाओगे तुम। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब मैं स्कूल जा रहा होता तो कुछ लोग ठेला लगाए हुए होते थे, गर्मी परेशानी, कहते तू तो ठेला लगाया, तो पढ़ता होता नहीं है। तो वो एक, अच्छा, अपनी तरफ से तो वो मोटिवेशन दे रहे होते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन जो है ना, वो बंदे को, बाज़ लोगों को जब भी वो काम करने जाते हैं तो पीछे ख्याल यही आता है कि इतना क्यों पढ़ना है भाई, लगाना तो ठेला ही है। तो अमेरिका के वालिदैन इतनी दफ़ा कहते हैं, तो हमारे वालिदैन कितने कहते हैं? तो ये आप लोगों का काम है। और मैं तो कहता हूँ कि जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, या साइकेट्रिस्ट हैं, या डॉक्टर्स हैं, या उलमा कराम है, असातिज़ा कराम है, उनको बिहेवियर थेरेपी सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। किसकी? पेरेंट्स की, पेरेंट्स की। अब हम उस कोर मसले की तरफ आते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता था कि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप लोग कौन हैं। तो हमने क्या 3 बातें सीखी हैं। क्या बातें सीखी? अपने टारगेट्स रखने, अपने आप को क्या कहना, क्या है कहना, क्या है? आई कैन, यू कैन नहीं कहना, आई कैन, ठीक है। और कैसे, एक वो एक मूवी जो है, जो आमिर खान की थी, 3 Idiots, उसमें वो क्या कहता है? ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, रोज़ कहना है, ठीक है। अपने आप को क्या मैसेज देना है? ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कहाँ पे करता है? अपने आप को करता है, अपने आप को करता है। रात को रोज़ाना जब आप सोते हैं
तो हिसाब किताब लगा लेंगे आज का दिन कैसे गुजरा, उसमें से कौन सी पॉजिटिव चीज़ें थी और किस पे काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है, और उसके बाद एक ठपकी लगाएं अपने आप, ऑल इज़ वेल। ठीक है ना। तो ये उस मूवी में भी यही मैसेज था जो मैसेज हम देना चाहते हैं। आगे चलें जी। अच्छा जी, आज आप एक बात अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि नशा होता क्या है। मैं ये चाहता हूँ कि आज आप एक एडिक्शनल के प्रोफेशनल के तौर पे इस कमरे से बाहर निकल के जाएं। जो लोग नेचुरली, आप में से बहुत से लोगों को ज़िंदगी में हो सकता है कि इस फील्ड में ज़्यादा काम करना पड़े, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा लास्ट लेक्चर में भी यही बात की और अभी भी यही कर रहा हूँ कि आप जो हैं वो रोल मॉडल हैं दूसरों के लिए। उनमें से बतखें तो आपसे कोई मशवरा नहीं मांगेंगी, लेकिन जो आप जैसी ईगल्स हैं वो ज़रूर आपसे मशवरा मांगेंगी, और मशवरा देने के लिए आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये पाकिस्तान के नौजवानों का एक सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट में मैं बहुत मोटी मोटी आपको 4 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से किसी शख्स ने कोई सिगरेट पिया है कभी? कभी एक दफ़ा आप लोगों में से किसी ने? फ्लेवर क्या है? शीशा पिया है? एक दफ़ा पिया है? एक दफ़ा पिया है। चलें, एक दफ़ा जो पीने वाला होता है शख्स, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ये कहते हैं कि एक तो एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, और दूसरा हम उसको कहते हैं कि वो ओकेजनल यूज़र है। ओकेजनल, ओकेजन पे, कभी जैसे 31 दिसंबर को, कभी जैसे ईद वाले दिन, कभी सालगिरह पे, कभी 10 साल में एक दफ़ा, कभी। तो ये वो शख्स है। दूसरा वो शख्स है, अच्छा, इस शख्स को भी किसी भी किस्म की ड्रग से नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे कभी ज़िंदगी में 10 साल में एक दफ़ा कोई चाय पी ली, एक प्याली, तो चाय के जो नुकसानात हैं वो उसको नहीं पहुंचेंगे। 10 साल में उसने कभी एक दफ़ा पी है जी। अभी बताते हैं ना, आपसे ही पूछेंगे कौन कौन से नशे हैं। अच्छा, वो बड़े रेगुलर यूज़ करता है। जैसे मैं चाय की मिसाल दूं, जैसे मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा कि वो चाय कोई नशा होता है। चाय अगर कोई शख्स सुबह एक प्याली पीता है तो चाय का क्या इफेक्ट है? क्या करता है? एक्टिव कर देता है। वेरी गुड, स्टिमुलेंट है वो। ठीक है, आप सुस्त हो रहे होते हैं, रात को उठे हो, सो के उठे हैं, नहा रहे हैं, जा रहे हैं, काम में दिल नहीं लग रहा, तो आपने चाय पी ली, थोड़ा सा आप एक्टिव हो गए। इसका इफेक्ट कितना आता है? एक चाय की प्याली जो है ना, वो एवरेज एक डोज है ना, तो 8 घंटे आपको उसका असर रहता है। चाय 8 घंटे एक प्याली अफेक्ट करती है। फिर शाम को जब आप ऑफिस से वापस आते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं, यूनिवर्सिटी से वापस आते हैं, तो शाम को क्या करते हैं? फिर थक गए ना पूरा दिन, तो क्या कहते हैं घर जाके अम्मी को? एक चाय ना हो जाए, फिर वो हो जाती है चाय। तो फिर अगले 8 घंटे आप उसके पॉजिटिव अफेक्ट्स पे को एंजॉय करते हैं। सर, हम तो दिन में भी 2-3 बार पीते हैं। वो मैं बताता हूँ आप कौन है, अभी बताते हैं आपको। अच्छा, ये वो बेनिफिट्स हैं जो किसी भी ड्रग्स के आपको मिलते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफ़ी हो। मैं अभी आया था ना फाउंडेशन में, आते ही उन्होंने पूछा चाय पियेंगे कॉफ़ी, तो नेचुरली तो चाय या कॉफ़ी में कोई एक चीज़, तो ये नुकसान नहीं देते आपको। ठीक है, ये इसका बेनिफिट मिल रहा है इन ड्रग्स का आपको। अब तीसरा आ जाए जनाब, ये है अब्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बंदा एडिक्शन की तरफ जा रहा होता है तो सुबह उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले क्या करता है? वो तकिए के नीचे ना ऐसे करके हाथ करता है। अच्छा, मोबाइल की एडिक्शन भी है, क्योंकि ये भाई इसी पे है। तो वो, मैं सिगरेट या चाय की बात कर रहा हूँ, तो वो कहता है कि सिगरेट की डब्बी निकाले और मुंह पे लगाता है।
ठीक है, जो चाय पीने वाला है वो क्या कहता है, बेड टी ले आओ, वो बेड टी भी आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो नाश्ते पे जाता है तो क्या कहता है, चाय आ जाए, ठीक है, चाय नाश्ते के साथ। फिर उसके बाद ऑफिस आया, फिर क्या किया, चाय आ जाए। कोई दोस्त आ गया, आ जाओ यार चाय पीते हैं, ठीक है। 2 घंटे बाद बड़ी स्ट्रेस हो रही है, बड़ा काम है, चाय आ जाए, ठीक है। खाने के लिए किसी ने ऑफ़र की, यार चाय पीते हैं, छोड़ खाने वाने को, चाय पी रहे हैं, और खाने के बाद भी चाय पी ली, ठीक है। और उसके बाद जाते जाते कोई काम आ गया, कोई फाइल है, यार बड़ा सर में दर्द हो रहा है, चाय हो जाए, चाय पी ली। घर पहुँचते पहुँचते बेगम को कहा इतनी देर हो रही है, चाय लाओ, चाय आ गई। अच्छा, चाय एक ऐसी बात है जो हम सब लोग तकरीबन इस कमरे में कभी ना कभी इन्होंने पी है, जिसने ना पी वो हाथ उठाए। हाँ, कभी ना कभी तो पी है, इसका मतलब हाँ अभी से। अच्छा, उसका नाम लेते ही देखिए चेहरे पे कितनी खुशी आ गई। अच्छा, ये चाय करती क्या है, सिंपल चाय क्या करती है? अब ये जो मैंने इस बंदे के बारे में बताया, जो ये है, इसको खुशी मिल रही है ना, इसको खुशी मिल रही है। अच्छा, चाय करती क्या है? चाय बेसिकली स्टिमुलेंट है ना, आप स्लो हो रहे होते हैं, आपको स्टिमुलेट करती है, आपको अलर्ट कर देती है, ठीक है। ये सिंपल एग्जाम्पल है, इसको अच्छी तरह से याद रखो। इसकी डोज कितनी है? नॉर्मल डोज इसकी क्या है? 1 कप 8 घंटे में, 8 घंटे के बाद दूसरी डोज, 2 गोली तलवार वाली गोली, ये कौन सी है? पैरासिटामोल, डिस्प्रिन, पैनाडोल, 2 गोली हर 8 घंटे के बाद। क्या है ये? डोज है ना, 8 घंटे के बाद दूसरी दवा लेनी है। उसके बाद ये नहीं कि हर 5 मिनट के बाद गोलियां लिए जाते, 100 गोलियां खा जाएंगे, जिस तरह कोरोना में हुआ था, गोली पे गोली खाए जा रहे हैं लोग। तो 8 घंटे में एक चाय की प्याली आपको पूरी उसका असर होता है, और नॉर्मली तौर पे आप उसके अफेक्ट को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब आपके अंदर एक मेटाबॉलिक एरर पैदा हो जाता है, और वो मेटाबॉलिक एरर है क्या? आप में से कितने लोग हैं जो दूसरे शहर जाते हैं? यहाँ से आप जाती हैं? आप कहाँ जाती हैं? सियालकोट जाती हैं। लाहौर से जब सियालकोट जाते हैं मोटरवे से, तो कोई निशान है कि यहाँ से लाहौर ख़त्म हो गया है, या वो आपके टूल प्लाजा? हाँ, ये टूल प्लाज़ा क्या होता है? अलर्ट होते हैं कि अब आपका ये तो जब नेक्स्ट ये मेरे यहाँ हाँ, ये टूल प्लाज़ा ना, एक तो ये होता है कि आप बाहर जा रहे हैं, दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं, और एक टूल प्लाज़ा का बड़ा ज़बरदस्त और भी काम है, ये हो सकता है आप सबको ना पता हो। लाहौर में कितने लोग रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं, वैसे कितनी पॉपुलेशन है? चलें, आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़। तो 2 करोड़ लोगों के लिए जो ना गंदम कितनी चाहिए? फ़र्ज़ करें कि 2 करोड़ लोगों के लिए 2 करोड़ किलो गंदम चाहिए। इतनी गंदम लाहौर में रोज़ाना होनी चाहिए। सही है? सही है। फ़र्ज़ करें कि लाहौर में तो गंदम अवेलेबल है। बात मेरी समझ में आ रही है? समझना है इसको अच्छी तरह से। तो कहने का मेरा मकसद है कि जब अगर 2 करोड़ किलो गंदम लाहौर के लोगों को एक दिन के लिए चाहिए, और फ़र्ज़ करें कि सियालकोट के लोगों को गंदम कम हो जाए, तो वो कह के जो लाहौर से मंगवा लेते हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ से भेजना शुरू करेंगे तो यहाँ कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ कम हो जाए तो बाहर से मंगवाई जाती है। तो ये रशिया से जैसे आप मंगवा रहे हैं, कोई पेट्रोल मंगवा रहे हैं, तो ये कंट्रोल कौन करता है? टूल प्लाज़ा। यहाँ पे रिकॉर्ड होता है कि कितनी चीज़ें आई हैं, कितनी चीज़ें गई हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं किसी शहर के? तो हमारे जिस्म में कैसे पता चलता है कि कितना खाना आना चाहिए और कितना खाना नहीं आना चाहिए? फ़र्ज़ करो कि हमारे लाहौर को
1 किलो चाहिए, 50 किलो आना शुरू हो जाए तो हर तरफ पता चला गंदम की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी होंगी यहाँ पर, एक्स्ट्रा लोड पड़ जाएगा। या हमें ज़रूरत इतनी है और वो ज़रूरत से कम हो जाए तो फिर हम कमज़ोर हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि हमारे जिस्म में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ये करता है टूल प्लाजा वाला काम? मैं खुद ही फील होने लग जाता है या खा रहा हूँ या जिस स्टमक में होता है या गार्ड में। बेसिकली लीवर का ये काम है कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे जिस्म में आए और वो प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज हो जाए, और कितनी चीज़ जो है उसका अफेक्ट करे और बाकी चीज़ें बॉडी से वेस्ट हो जाए, निकल जाए, नहीं तो वो क्या बन जाती हैं? जहर बन जाती हैं, नुकसानदेह बन जाती हैं। ये काम कौन करता है? लीवर करता है। अच्छा, ये होता किस तरह से है कि हमारे बॉडी में एक मेटाबॉलिक एरर पैदा हो जाता है, ठीक है? ये एरर पैदा कैसे होता है और क्यों होता है? एब्यूज़ होने की वजह से। और उसकी मदद कौन करता है? एब्यूज़ होना, देखिए ना, एक बंदे को एक सिगरेट की ज़रूरत है, बस 1 घंटे में 8 घंटे उसने एंजॉय किया, वो दूसरी सिगरेट क्यों पीता है? क्यों पीता है? क्या होती है? क्यों? अच्छा, क्वेश्चन। भाई, एक सिगरेट से मेरा काम चल रहा है, एक प्याली चाय से मेरा काम चल रहा है, मुझे दूसरी सिगरेट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहा था, अगर वो नहीं मिलेगा तो उसको सर दर्द होगा या कुछ होगा। तो ये क्यों होता है भाई? सर क्योंकि जिस चीज को वो जैसे कहते हैं कि इस चीज को तस्कीन मिल गई है, वो तस्कीन क्यों कम हो जाती होती है? बॉडी की डिमांड से होती है। कैसे? डोजेज कम हो जाती है शायद, हम बॉडी को जितनी ज़्यादा जितनी डालें कि वो उतना डील कर रहा है। होता क्यों है? ब्लड में उस ड्रग की जो क्वांटिटी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कैसे कम होती है? सर उसकी कंजम्पशन क्योंकि सर वो नॉर्मलाइज हो जाता है हमारी बॉडी में। बॉडी को अच्छा लगने लगता है, रिश्तेदारी रहती है उससे। उसके असरात कम हो जाते हैं या खत्म हो हाँ, एक से गुजारा उसमें नहीं। मेटाबॉलिक एरर क्या है? अगर फ़र्ज़ करें कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक शख्स लाहौर में रहता है, उसको 1 किलो गंदम हर रोज़ चाहिए, ठीक है? तो 2 करोड़ लोग जिस तरह आपने कहा कि रहते हैं, तो 2 करोड़ किलो चाहिए। यहाँ से गंदम बाहर निकाल देनी चाहिए फटाफट फटाफट फटाफट। क्या होगा? कम हो जाएगी। तो क्या होगा? क्रेविंग होगी भाई, आटा लाओ, गंदम लाओ। तो बॉडी में जो एरर पैदा होता है, यानी कि जो टूल प्लाजा है वो बिक जाता है किसी के हाथों में, रिश्वत ले लेता है, तो बॉडी से जो ड्रग्स हैं उनको बाहर निकाल देता है जल्दी। बॉडी में 8 घंटे तक एक ड्रग को रहना चाहिए नॉर्मल 8 घंटे तक एक ड्रग को रहना चाहिए। जब वो 8 घंटे के बजाय 6 घंटे रहते हैं तो बंदे को क्या फील होता है कि दोबारा चाहिए सिगरेट, एक और दोबारा चाहिए चाय, क्योंकि वो अफेक्ट उसका नहीं आ रहा। फिर 6 घंटे के बाद क्या होता है? अगर 6 घंटे में भी नहीं अफेक्ट आता तो फिर क्या होता है? क्योंकि और चीज़ें निकल गई जल्दी से बॉडी से, उससे कम टाइम फिर 4 घंटे में होने लगता है और फिर 2 घंटे में होने लगता है। तो डोज कितनी हो गई? उसके जो पॉजिटिव अफेक्ट्स हैं बॉडी पे, अच्छी तरह ही समझो बात को, जो उसके पॉजिटिव अफेक्ट हैं वो तो आ ही नहीं रहे। वो क्या होते हैं भाई? चाय का क्या पॉजिटिव अफेक्ट आता है आपको? तो बड़ी खुशी खुशी आप कह रहे थे अभी जाते ही बाहर पियेंगे सब। ये बाहर वैसे मिलती कहाँ है? बाहर पड़ी है। अच्छा, ये बाहर जो पड़ी हुई है, तो ये इसका अफेक्ट 8 घंटे होना चाहिए ना। अगर ये 4 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में इसका असर ख़त्म हो जाए तो फिर आप क्या करते हैं? और पीते हैं। तो पॉजिटिव अफेक्ट तो आपके ऊपर आ नहीं रहा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो सब कुछ आपको मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? उससे पहले डिपेंडेंसी तो हो गई, आदत भी हो गई। होता क्या है उससे? हाँ, बेहतरीन बात है, लीवर अफेक्ट होता है। और क्या होता है? बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम होती है? बिहेवियर थेरेपी हो ना, थेरेपिस्ट हो ना तुम लोग। क्या होता है? हाँ, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, क्या एग्रेशन, और क्या फटीग, और क्या निकलता कहाँ है? सर भी तो चुप रहता है।
सर चकराता है, तुम्हें होता है ऐसा? सर माइग्रेन पे ऐसे कभी बार हो जाता है। किस पे निकलता है चिड़चिड़ापन? जो inferior हो आपसे। एग्जैक्टली। इन्फीरियर हो, जो सबसे पास हो भाई। हाँ? सर उस मौके पे जो आ जाए जो बुला ले, बड़ी ज़बरदस्त बात की है, आओ भड़का देते हैं उसको। सबसे पास कौन है? जो कमरे में रह रहा है, वो कौन है? बहन, भाई, मियाँ, बीवी, बच्चे। सबसे पहले तुमसे कहा तो था मैंने फैमिली इंटीमेट्स। कि जल्दी चाय लाओ, इतनी देर, इतनी सुस्त हो तुम। जवाब में क्या होगा? नहीं ये तो आप खुद बना लेते हैं, लेकिन नतीजा सामने वाला क्या कहता है कि तो आपकी आदत पड़ी हुई है। मैं मशीन थोड़ी हूँ, नहीं, हर वक्त यही काम रह गया है। अच्छा, अब इन जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे जो चाय और सिगरेट में, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात, आपको यार बोर तो नहीं हो रहे तुम? फिर तुम भी अब कुर्सियाँ 3 ही थी, आगे यहीं आ जाओगे फिर। हाँ, और लग जाएंगी। चलो ये बहुत अच्छी बच्ची। तो होता क्या है फिर, आपके जब दिमाग तेज़ चल रहा होता है, जब आपका दिमाग सेटिस्फाई हो रहा होता है चाय या सिगरेट पी के, तो दूसरी चीज़ एक और भी होती है, आपकी भूख कम लगती है। आपको चाय पीती है, आपको भूख लगती है? नहीं भूख लगती। लगी है तो चाय पी लो। चाय पी लो, भूख लगी है तो चाय पी लो। मेरे रूममेट है ना, तो उसको मैं कहूँगी खाना खा लो, अभी भी मैं चाय पी के आई हूँ। चाय पी के आई हो। देखिए कि ज़बरदस्त प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे दी जा रही है। सर खाने के बाद चाय पीनी। खाने के बाद भी चाय लोग पीते हैं बहुत सारे। इसका मतलब ये है कि चाय आप पे असर ही नहीं कर रही ना। हो क्या रहा है, वही मेटाबॉलिक एरर आपकी बॉडी में पैदा हो गया। ये तो 2 चाय की प्यालियाँ काफ़ी होती हैं ज़िंदगी में एक दिन के लिए। तीसरी चौथी पे गए, समझ लो कि काम ख़त्म है। ठीक है, तो अब आपको जब भूख नहीं लगती और आपको आपकी चिड़चिड़ापन रहता है, और एक सबसे बड़ा ख़राब काम होता है स्टूडेंट्स का, वो क्या करते हैं? क्या, जोर से बोलो। जागना। ये जागना जो है वो क्या करता है फिर? हमने लास्ट टाइम भी बात की थी इस पे ना यार। ये जागना तो सारी 1000 बीमारियों की एक बीमारी है। आप अच्छा फील नहीं करते, आप दूसरे दिन कोई काम पे जा ही नहीं सकते, आप चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, आप थकन का शिकार होते हैं। आप कहते हैं मैं उठता हूँ तो एनर्जी नहीं होती। फिर क्या होता है? और फिर वो चिड़चिड़ापन फिर किस पे निकलता है? ऑफिस आए तो सबसे छोटा कौन होता है? वो जो बेचारा पीएन है, उसकी कंपख्ती आ जाती है। कोई जूनियर मिल गया, उसका काम कर दिया, फिर एटलीस्ट वहाँ से भी रिस्पांस होना शुरू होता है। फिर क्या होता है? फिर आप अकेले रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये छोटी सी मिसाल है चाय और सिगरेट की। ये मैं किसी बड़ी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वो मेटाबॉलिक एरर है, ये वो टूल प्लाजा है जो आपको इंडिकेट कर रहा है आपके बारे में कि आप किस तरफ जा रहे हैं। नतीजा फिर ये है कि वो डिपेंडेंसी की तरफ आते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो कहता है कि मैं 100, हमारे एक सदर थे, वो कहते ये हैं कि 2 डब्बियाँ सिगरेट पीते थे, यानी 20 और 20 40 रोज़ाना। इसी तरह से एक कोई लीडर थे, वो कहते थे जी मैं थोड़ी सा अल्कोहल पीता हूँ, सुबह शाम को भी थोड़ा पीता हूँ। लेकिन ये वो लोग नहीं हैं कि जो एडिक्ट थे, ये हैबिचुअल यूज़र थे जो रेगुलर पीते थे, इन पे बॉडी पे असर नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एडिक्ट बन जाते हैं तो फिर क्या होता है? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जिसको आपको बहुत अच्छी तरह समझना है कि पहले तो ड्रग एडिक्शन जो है ना, वो क्या है? ड्रग एडिक्शन इज ए डिजीज़। इसको पक्का करना है। ये इल्लत नहीं है, ये आदत नहीं है, ये मुसीबत नहीं है। क्या है ये बीमारी है। बीमारी है। जैसे और कौन सी बीमारियां गिनाएं जरा? बिल्कुल इसके साथ इसकी सगी बहन शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी, ब्लड, बिल्कुल दोनों सेम है। अभी बताते हैं आपको। टेंशन या हाइपरटेंशन की वजह से वो नहीं भाई,
क्या बात कर रही, सर पानी नहीं पीती मेरी अम्मी, इस वजह से भी उनको होता है कुछ। अभी बता देते हैं। जो जितनी भी ये बीमारियां हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी डिजीज़, प्राइमरी डिजीज़ कौन सी होती हैं? ये लिखिए, ये प्राइमरी डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो बेसिक्स होती है, जो खुद शुरू होती है, किसी की वजह से नहीं होती। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जैसे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने की वजह से वो बीमारी होगी, ठीक है। कुछ बीमारियां हैं जो प्राइमरी हैं, जो खुद शुरू होती हैं, जिनकी वजह से बाकी बीमारियां आती हैं, वो हम आगे चल के बात सर जो करेंगे। रीजंस बनती हैं, जी, जो रीज़न्स बनती है बहुत सारी दूसरी बीमारियों की, रूट कॉजेस, बिल्कुल जो रीज़न बनती है, ये प्राइमरी डिजीज़ को याद रखें। ये किसी की बहू आने से नहीं शुरू होती। ये तो ज़्यादातर कहते हैं जब से मेरे बेटे की शादी हुई ना, जब से ये आई है घर, इसने नशा शुरू कर दिया है। सुना ना ऐसी बातें? नहीं सुनी? जब से वो आई है बेटा खामोश हो गया। हाँ, तो बिल्कुल ही, जब से पहले तो बहुत चाहता था, अब तो बेचारा यूं ही रहता है, आंखें नहीं उठाता ना बहू के सामने। हमने अपने बच्चे को तो पाला था बड़े नाजुक, नाजों से, कोहिनूर हीरा था हमारा, हीरो को जो ना वो कोयला बना दिया आते ही उसको। बेचारा देखो रंग कितना काला हो गया। एक तो हर माँ बाप को ना अपना बच्चा, चाहे वो मेरे जैसा बच्चा हो, वो कमज़ोर नज़र आता है। अच्छा जी, ये प्राइमरी डिजीज़ है। और दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बढ़ने वाली डिजीज़ है, इसको भी अच्छी तरह समझें। जिस तरह से डायबिटीज़ है, बढ़ने वाली डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। यानी आज 2023 में ये यहाँ है, 2024 में यहाँ होगी, 2025 में यहाँ, 2026 में यहाँ। अच्छा, ये है क्या, ये भी बताता हूँ मैं, ये वजह क्या है। तीसरा, क्रॉनिक, रहने वाली बीमारी है। अच्छी तरह समझ लें कि ज़िंदगी के साथ है ये। जैसे डायबिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन 3/6 में जाएंगे तो उस दिन ख़त्म होगी। 3/6 क्या चीज़ है? कबर। कबर। हाँ। तो डायबिटीज़ जो है ना और ड्रग एडिक्शन दोनों बहनें हैं, रहने वाली बीमारी है। और रहने वाली बीमारी जो है ये ज़िंदगी के साथ है। तो जो डॉक्टर या जो हकीम या दीवार पे अगर लिखा हुआ है कि शर्तिया इलाज नशे का या शुगर का, झूठ बोलते हैं। हम उनके साइन सिम्टम्स में तो कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी बीमारी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक होने का कॉन्सेप्ट भी हमारे माशरे में बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का है। ठीक होने का मकसद क्या समझते हैं लोग? ठीक होने का मतलब है दवाई छूट जाए। लोग ये नहीं समझना चाहते हैं कि ठीक होने का मकसद अगर दवाई के साथ आप ठीक ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये भी ठीक होना ही है। लेकिन जब तक गोली नहीं छूटेगी, डॉक्टर साहब ये जो एक गोली है ये मेरे बेटे को लगी हुई है, ये छूटती क्यों नहीं है? अरे भाई, बेटा जॉब भी कर रहा है, शादी भी कर ली है, बच्चों को भी अच्छा डील कर रहा है, ये गोली खा रहा है। कहते नहीं, ये तो गर्म है, ये गर्म गोली है। तो ठीक होने का कॉन्सेप्ट ये है कि क्रॉनिक रहने वाली। और अगर इन दोनों बीमारियों में, मैं डायबिटीज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आम फहम तरीके से लोगों को समझ में आए, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो मार देती है, मार देती है, मारने वाली बीमारी। कहते नहीं अचानक बैठे हुए थे मर गए, मारने वाली बीमारी। अच्छा, ये जो नशा करने वाले नौजवान हैं, ये अमूमन मैंने देखा है कि वो किस वजह से ये नशे की तरफ जाते हैं। तो एक छोटा सा एक्ट हमारी टीम ने करना है आपके पास, ताकि वो आपको बताएं और दिखाएं कि नशा कैसे शुरू होता है। यार आज बड़ा उदास लग रहे हो ये तो सारे दिन यार इतनी और कहते हो ना 2-3 दिन से टेंशन लगियां मेरे जिंदगी अजरन हुई और तेरे दिन दसे ने मेरे मशहूर हां साथ ना धोखा देगी तेरे भरा ने ऐसा धोखा मेरा यकीन मन सिगरेट पीना स्वाद ही नहीं।
आपके लिए मैं कोई और चीज़ ले आया डब्बी दी हूँ। डब्बियां मुका छड़ियां यार, मैनू समझ नहीं आती की करा यार। नूर कुछ कर यार मेरा, आप ही मैनू सिगरेट- नींद नहीं आती वीरे। आज ये सिगरेट आप भूल Right, जाएंगे। अरे भाई। ये ऐसा तोहफा लेके आया हूँ कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। की है कभी आपको तेरी सुकून आ मेहरबानी, जाएगा। मैं भी तेरे पैर धो पियांगा। सारे जिंदगी में खुशियां आ जाएगी, सुरूर में चले जाएंगे। यार लबना ही नहीं सानू भी। ये चक्कर तो हाँ क्या बात है की ये। ये पकड़ो, मैं बताता हूँ ना करते कैसे हैं, जरा देखो। इसको पहले इस तरह खोलो, ये इस तरह करो, इसके साथ लगाओ और फिर नाक के जरिए आपने अंदर लेके जाना है, सुरूर आएगा। देख ले, एक बार लोग मेरे पीछे ही घूमते रहोगे। चलो चलो शुरू करें, थोड़ा सा और भी ले लो, मजा आएगा। और थोड़ा सा और कर दे, थोड़ा सा ये। जोरा कुछ होएगा तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं होता इसमें, तो जिंदगी है। मेरी अम्मी नू ना पता लगे, उन्हें किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। यार तेनू पता नहीं, मेरा अब्बा बड़ा किसी को- नैशी बहुत बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा, किसी को खबर तक नहीं होनी। आप एक बार करोगे तो सुकून मिलेगा, सारे काम भूल जाएंगे। फिर एक पूरी और देनी। नहीं, अभी नहीं है मेरे पास, कल मिलेगा आपको, अभी नहीं। सही। अभी आप ये कर ले, ठीक है? कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। चलो ओके ओके। बड़ा एक्टर है। इसमें जो सबसे बड़ा, वैसे तो वजूहत बहुत सारी हैं जो नशे की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं, दोस्तों की सोबत, जो आपके सामने अभी एक था, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है यंग एडल्ट्स के लिए। और आपने देखा कि वो हर गम का इलाज उन्होंने उस पाइप में बता दिया। और बल्कि यहाँ तक होता है जब एडिक्शन हो जाती है, वो कहते हैं जी अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। इसका मतलब है कि नशा कहाँ होता है, नाचता कहाँ है, कौन नाचता है? बोतल तो नाचती नहीं, बंदे नाचते हैं। तो वो बोतल के अंदर भी अल्लाह को भी बोतल मिल जाते हैं, यानी हायर पावर गॉड, वो भी बोतल उनके लिए हो जाती है। यानी सब कुछ उनका फोकस वहाँ चले जाता है। बहुत सारे लोग, और ख़ास तौर पर जो वो यंग एडल्ट्स, ख़ास तौर पर जो 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे, उनके अंदर ये क्या है, ट्राई करके देखिए। ये भी एक जुस्तजू जो है वो उस तरफ लेके जाती है। तो फिर वही मैं कहता हूँ उस बात के लिए कि सोबत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं कि जिनमें उस तरह के माहौल में बहुत अट्रैक्शन नज़र आती है, मुख्तलिफ़ किस्म की फैमिली स्ट्रेसेस होती हैं। और फैमिली स्ट्रेस जो है ना, वो आपके पास दो ट्रैक्स होते हैं, या तो उस ट्रैक को पॉजिटिव तौर पे लेके चले जाएं, आप किसी की मदद मांग लें, नमाज रोज़े की तरफ आ जाएं, या फिर आप ये फ़रार हासिल करें जो नशे की सूरत में होती है। और जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से वो है जीन्स, वो भी मौजूद होती है। हमने मेरे ख्याल से लास्ट टाइम की बात की थी कि जो बीमारियां हैं अमूमन वो हमारे अंदर किस तरह पनपती हैं, किस तरह की जाती हैं। उसमें जो जीन्स का कैरेक्टर है, जो जीन्स की वजूहात हैं, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके घर में या रिश्तेदारों में या जानने वालों में 5 बच्चे हैं, तो उनमें से 4 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो स्पेशल है। 3 बहन भाई जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, एक बच्चा जो है वो नशा कर रहा है। 2 में से एक जो है ना वो साइकेट्री का पेशेंट है, एक ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? ये वो जीन्स है कि जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ साथ चल रही होती है। कहते हैं कि माँ बाप से 4000 किस्म की खुसूसियात बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। यानी जैसे आपके बाल हैं, आपकी आँखें हैं, आपके स्किन है, आपके जिस्म के दूसरे अज़ा हैं, उससे सारे के सारे जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं आपकी जीन्स से।
अब एक बच्चे को बीमारी हो गई, एक बच्चे को नहीं हुई, तो उसकी वजूहत क्या होती हैं? उसमें ये है कि कुछ लोग जो है ना वो इस तरह के एटमॉस्फेयर में चले गए, जैसे बीज तो दोनों में मौजूद है ना, बीमारी का बीज दोनों में मौजूद है। एक साहब चले गए और वो साहब वो थे कि जिनको इश्क के अंदर एक धोखा मिला था, और वो धोखा मिला तो वो चले गए उसी बंदे के पास कि जो डबल धोखा देने वाला है, और फिर वो एक ट्रैप हुआ और उसमें आपके बीज में जो है वो पानी डाला गया, उसको सनलाइट दी गई, उसमें खाद डाला गया, तो फिर क्या हुआ? पौधा निकल आया नशे की बीमारी का। कहते बाकी बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बाकी बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये एक ख़राब है। ठीक है, आगे चले जी। अच्छा, हम मुख्तलिफ मॉडल्स की बात करते हैं। ये एक मॉडल है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो जीन्स की बात की जा रही है 40 to 60% जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है इस बारे में, तो इसलिए ये समझ लें आप सब जो इस हॉल में बैठे हैं कि ये किसको पता है कि किसकी जीन्स 60% तक जो है ना प्रोन है। तो बचने के लिए क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी तरफ ही नहीं जाना। बिल्कुल आपके पास, आपको नहीं पता कि कौन बंदा एडिक्ट बन जाएगा। कि मेरे दादा जो है ना वो तो 85 साल की उम्र में भी 2 डब्बी सिगरेट पीते हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ आज तक। लेकिन दादा के दोस्त जो थे वो जो 20 साल से और 85 साल की उम्र तक दुनिया से चले गए, सिगरेट पी गए, उनका जिक्र कोई नहीं करता। उनको वो जो ख़त्म हो गया उनका तो जिक्र ही नहीं है ना। जो रह गए हम उनके बारे में बात करते हैं कि वो तो बड़े खिलाड़ी जो हैं वो चर्च पीते हैं, बड़े लोग जो हैं इम्तहान देने के लिए चर्च पीते हैं, लेकिन जो फाउंटेन हाउस और मेंटल हॉस्पिटल जैसे इदारों में एडमिट है उनका जिक्र नहीं किया जाता, उनका जिक्र नहीं किया जाता। तो ये किसी को भी किसी वक्त भी हो सकता है। आपके सामने है कि क्या क्या इश्यूज़ जो है ना इस मॉडल की वजह से हमको देखने पड़ते हैं, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कि बहुत सारी डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर लड़ाइयाँ करनी है ना तो शादी ना करो भाई। उन बच्चों का क्या कसूर है कि जिनके वालिदैन लड़ रहे होते हैं। और मैंने तकरीबन 100% साइकेट्री के मर्ज़ों में और ड्रग एडिक्शन के मर्ज़ में अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि फैमिली प्रॉब्लम्स ज़रूर उसको बढ़ावा देते हैं, ट्रिगर करते हैं, उसमें उसको स्टिमुलेट करते हैं इन चीज़ों को। तो अगर शादी करनी है तो फिर कुछ नॉर्म्स को डिफ़ाइन कर लेना चाहिए ज़िंदगी में। तो बच्चों को कसूर नहीं। जैसे थैलेसीमिया का टेस्ट है कि शादी से पहले टेस्ट कराना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन नहीं कराते। और फिर जब थैलेसीमिया का बच्चा पैदा हो जाता है तो पूरी ज़िंदगी रुलते हैं वो भी और बच्चे भी। एनीमिया तो एक अलग चीज़ है, लेकिन थैलेसीमिया एक बीमारी, डिजीज़ है। एनीमिया तो थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन थैलेसीमिया का टेस्ट जो है ना, मैं समझता हूँ, मैं हैरान हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को थैलेसीमिया का टेस्ट जो है ना वो मैंडेटरी कर देना चाहिए शादी से पहले। सर मैंने सुना था कि निकाहनामे में ये चीज़ ऐड हो रही थी, लेकिन बाद में शायद बस वही इंटरेस्ट नहीं है ना लोगों को किसी बात का। इस सेहत के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने कर दिया है, हाँ जी, सिंध गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया है इस रूल को, लेकिन हमने नहीं किया अभी तक यहाँ पे। वो 16 की उम्र में जो लड़की की शादी है वो भी सिंध में 18 हो गई, यहाँ पर पंजाब में। देखें कैसी बात है ये कितना ज़्यादा इस बारे में। और सबसे ज़्यादा तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कोई प्रोग्राम ये देखे कि ये 2 चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उलमा कराम का भी काम ये है कि वो मस्जिदों में इस बात के बारे में बात करें, और दूसरा जो है ना वो हुकूमत को चाहिए कि थैलेसीमिया, क्योंकि जितनी तकलीफ़ मैंने थैलेसीमिया की फैमिलीज़ को देखी है उतनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता
कुछ तो हस्बैंड्स भी वो छोड़ देते हैं अगर कोई बच्चा थैलेसीमिया का, क्योंकि मैंने खुद थैलेसीमिया के साथ काम किया हुआ है, तो सिंगल पेरेंट भी आ रही होती है अपने बच्चों को लेके। अब देख लीजिए, ऐसा बच्चा और तो फिर हस्बैंड छोड़। मैं ऐसे कई कई फैमिलीज़ को जानता हूँ, कई फैमिलीज़ को हमारे पास आते हैं, इवन मेंटली रिटार्ड बच्चों के शौहर जो है ना, बाप जो है उनको छोड़ के चले जाते हैं। मैंने आपको एक स्टडी के बारे में पता नहीं लास्ट टाइम बताया था नहीं बताया था, दोबारा की तरफ वापस जाए इसको, कि हमने गंगाराम में एक स्टडी की थी, वो बताई थी हमने आपको, हैं? तो आप देखिए बाप, आप सेशन में नहीं थे। हमने गंगाराम में एक स्टडी की थी कि चौथी बेटी जब पैदा होती है, आपको पता है ना गंगाराम हॉस्पिटल जो है वो गायनी का हॉस्पिटल है, पाकिस्तान के चंद बड़े अस्पतालों में से है और लाहौर शहर के मिड में है। तो हमने वहाँ पे एक स्टडी की थी, उस स्टडी के अंदर मैं शामिल था, मेरे बॉस प्रोफेसर हारून रशीद ने की थी, कि चौथी बेटी जो पैदा होती है तो कितने बाप उसको देखने के लिए आते हैं, तो 60% के करीब बाप जो थे वो उसको देखने ही नहीं आए। तो आप ज़रा उस बेटी और उस माँ की हालत को सोचें कि उनकी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरने वाली है। क्या वो बच्ची डिप्रेशन, क्या वो बच्ची जहनी बीमारी, क्या वो बच्ची माशरे को फेस कर पाएगी कि जिसके बाप ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है? क्या वो माँ जो है जिसने उस बच्ची को पैदा किया है वो कैसे फेस करेगी इस माशरे को? अच्छा, 90% सूरत में ये सारी बातें कौन सिखाता है? कौन? ज़रा ज़ोर से बोलना। सर औरत, औरत, सास, जो खुद एक बेटी है। सबसे ज़्यादा वही उसकी नेगेटिव बातें हैं, वही उसके बारे में गलत बातें ये वो सिखाते हैं। जो कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की जो इज़्ज़त के बारे में बात की, अगर उसको आप पढ़ें और उनकी अमली ज़िंदगी को देखें तो उससे बड़ा कैरेक्टर, उससे ज़्यादा अमल किसी का था ही नहीं उनके लिए। उन्होंने तो काफिरों को बेटियों के लिए जो है वो उनकी सरों पे चादरें रखी हैं, और कैसे उस माशरे को तब्दील किया है कि जहाँ दफना दिया जाता था बेटियों को पैदा होने पे। लेकिन भाई 1500 साल गुजर गए, आदतें नहीं बदली हैं, सोच नहीं बदली, आदतें भी नहीं बदली हैं। अच्छा, अब एडिक्शन को जो है वो हमने दो उसमें हमने डिवाइड किया। एक तो आप समझ गए ना कि एडिक्शन क्या है, कुछ समझ में आई है आज बात? क्या है? सबसे पहले बात तो ये है कि एक बीमारी है, और कौन सी बीमारी है? जो खुद शुरू होती है, जो रहने वाली है, जो बढ़ने वाली है, और जो मार देने वाली है अगर इलाज नहीं कराया। तो ये अच्छी तरह समझ लें। फिर एडिक्शन के टाइप्स जो है ना वो 2 टाइप्स हैं। एक तो केमिकल डिपेंडेंट होती है और एक नॉन केमिकल डिपेंडेंट होती है। पहले हम नॉन केमिकल की बात कर लें कि जिसको लोग एडिक्शन समझते ही नहीं हैं। जी, यहाँ पे कितने लोग हैं इसके एडिक्ट? नहीं, सब में से किसी भी चीज़ के। ईटिंग का कौन है? आप हैं? चलिए जी, एक तो ईटिंग वाला है, अभी आपसे पूछते हैं। और आप इंटरनेट की हैं? एडिक्शन के फार्मूले पे पूरा उतरना है। एडिक्शन के फार्मूले पे पूरा उतरना एक अलग चीज़ है। उसमें ये है कि एक तो फिर मैंने आपको बताई ये बात, बार बार इसको समझें कि अगर आपने कभी ज़िंदगी में यूज़ किया है तो आप ओकेजनल यूज़र हैं। अगर आप रेगुलर उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिव अफेक्ट दे रहा है, तो वो आप हैबिचुअल हैं। और अगर आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया, जो मैं आपको डिटेल में चाय के हवाले से और सिगरेट के हवाले बताई कि 24 घंटे एक ही काम पे आप लग गए हैं, तो आप एडिक्ट हैं। चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो ईटिंग डिसऑर्डर है, चाहे वो गैम्बलिंग है, जुआ, फैंटेसीज की एडिक्शन है। होनी चाहिए यार, ओवर थिंकिंग तो वो फैंटेसी तो होनी चाहिए। एडिक्शन की बात करें ना, एडिक्शन देखिए, एडिक्शन में होता क्या है? हैबिचुअल कह सकते हैं वो। नहीं, एडिक्शन जो है ना, एडिक्शन फिर आपको नॉर्मल ज़िंदगी से दूर कर देती है। एडिक्शन तो जो वो है ना, जो हमें हार्म भी आप नॉर्मल जिंदगी में हो आप और फैंटेसी करते हो, फिर आप नॉर्मल ज़िंदगी में फैंटेसी करनी है भाई कि मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, ये मैंने बनना है, ये तो करनी है।
एबनॉर्मल पे वो तो कुछ कर नहीं सकता। फॉर एग्जांपल एक एडिक्ट है, हाँ, एक बंदा जो है ना वो एडिक्ट है, एक बंदा जो एडिक्ट है वो सारा दिन सिर्फ एडिक्शन में लगा रहता है और वो सिर्फ उसके लिए पैसे जमा करता है, वो उसके लिए जनाब अली नशे की जगहें ढूंढता है। एडिक्शन में जो सबसे बड़ी बात होती है, क्या वो अपनी फैमिली को टाइम देता है, क्या वो अपनी जॉब को टाइम देता है। ये जो लोग रोडों पे आपको नहर के किनारे या पुल के नीचे आपको जो कचरे के कुंडी में बैठे हुए लोग नज़र आते हैं, ये कौन लोग हैं? ये एडिक्ट है ना, जो घर से चले गए बाहर और यहाँ पे आके बैठ गए। ये क्यों बैठते हैं यहाँ पे आके, ख़ास तौर पे कचरे की जगह पे, गंदी जगह पे क्यों बैठते हैं? हाँ, क्या ख्याल है? हाँ, और कोई बात? इंटरप्शन नहीं चाहिए उनको। क्या ये है ज़बरदस्त बात? वहाँ पे कौन आएगा गंदे के कूड़े के अंदर जहाँ बदबू और वो सब फैली हुई है, जानते बूझते वो उस जगह बैठते हैं कि वो उस चीज़ को एंजॉय करें। अच्छी जगह उनके लिए बहुत है, ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का। उनकी जो ज़िंदगी और मौत का सवाल है उस एक पुड़िया के अंदर, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। बड़ी इसके पीछे एक साइंस है। तो जो एडिक्ट होता है वो तो ज़िंदगी के हर मामले में, जो ज़िंदगी के 5 एस्पेक्ट्स हैं जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी हेल्थ की, कि जिस्मानी तौर पे, दिमागी तौर पे, माशी तौर पे, माशरती तौर पे और रूहानी तौर पे उनकी ज़िंदगी कोलैप्स हो चुकी होती है। तो अगर कोई शख्स ओवर थिंकिंग करता है तो उसकी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। कोई फैंटेसी करता है, ख़त्म हो गई। फैंटेसी तो एक ऐसी चीज़ है, वो करनी चाहिए थोड़ी बहुत। वो आपको एक, फिर आपको वो मोटिवेशन देती है, वो बैकविंड देती है, फिर आपको सोचने की कोशिश करती है, वो ईगल बनाती है आपको, वो आपको ईगल बनाती है। तो इसमें ये पावर की एडिक्शन भी होती है। आप देखें ना, सारी दुनिया गोलियां भी खा रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, घर से दूर भी हैं, सीट नहीं छोड़ना चाहते। कुर्सी नहीं छोड़ना भाई, खुदा के वास्ते नहीं, मुझे चाहिए। वो कहते हैं मुझे चाहिए। ये एडिक्शन है, आपके सामने नहीं ना। कुछ लोग उनको गाली दे रहे हैं, कुछ उनको गाली दे रहे हैं, सारे कुछ गाली दे रहे हैं, सुनने के बावजूद भी वो कहते हैं हमने सीट नहीं छोड़नी, क्योंकि वो हार्मोन निकलते हैं जो आपको बहुत हाई फील कराते हैं। इसी तरह लव एडिक्शन की हमने लास्ट टाइम बात की थी थोड़ी बहुत, है कि कोई अम्मा समझा दें कि नहीं बेटा ये तो इसकी एक टांग नहीं है, कि नहीं अम्मी आपको क्या पता कितना अच्छा चलती है। तो वो एडिक्शन जो है वो सुबह सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, सख्त किस्म की ठंडक में बिल्कुल तैयार शैयार होके, नहा के, बाल वाल सेट करके और पता नहीं किसी से उधार पैसे मांग के और तैयार होके वो कॉलेज के गेट पे खड़ा होना है। ये मोटिवेशन है जो ऐसे पुश करती है। सोने नहीं देती, रात को सोने नहीं देती, फुल तैयार करवाती है और जैकेट भी दोस्तों से मांगनी पड़ती है, बाइक भी किसी की होती है। मैं इस प्रोसेस से, मैं जो है ना इस प्रोसेस से पिछले 30 साल से गुजर रहा हूँ एडिक्ट्स के साथ। भाई नहीं गुजर रहा, पिछले 30 साल से एडिक्शन, पूरी ज़िंदगी यही काम किया। हमने लास्ट टाइम इस पे बात कर ली थी, हमको आपको दोबारा रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से एडिक्शन के एडिक्टिव मटेरियल्स होते हैं। कुछ जो हैं वो डिप्रेसेंट है, कुछ स्टिमुलेंट है, कुछ माइंड बेंडर्स हैं, कैनबिस, कैफ़ीन, टोबैको। तो ये सारी टाइप्स हैं जो आपको पहले से पता है और हम इस पर काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम चले जाएं तो इसके 2 हिस्से होते हैं, जिसमें एक्यूट विड्रॉल होता है और एक पोस्ट एक्यूट विड्रॉल होता है। तो एक्यूट विड्रॉल में फ़िज़िकल नीड्स की ज़रूरत होती है, फ़िज़िकल हेल्प की ज़रूरत होती है, और वो हमारे हिसाब से तकरीबन 1 महीने के अंदर जो है उसके फ़िज़िकल इश्यूज़ जो है वो ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद एक लंबी कहानी चलती है जो 27 मंथ तक अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट में हम जाएं तो उसकी ज़रूरत होती है। इस पर हमको बहुत डिटेल में बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल आप कोई एडिक्शन स्पेशलिस्ट हो या किसी ऐसे इदारों में काम करें तो आपको ये चीज़ें
पता होने चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर